अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से काफ़ी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। ये हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अभी तक हमने जो अपनी प्रीवियस स्टडी को देखे इस चैप्टर की, तो हमने देखा था कि हमारे पास बॉडी जो है वो एक तरफ मूव करती थी, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती थी या तो फिर वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव करती थी। तो ऐसी मूवमेंट जो कि एक एक्सिस के अलोंग होती है या एक डायरेक्शन में होती है उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वन डायमेंशनल मोशन। अभी हमने जो पीछे टॉपिक भी स्टडी किया था इलास्टिक कोलिजन, उसके आगे हमने थोड़ा सा इजाफा किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना। उसमें बॉडी जो थी वो एक्स एक्सिस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो थी वो मूव करती थी। ये दो मासेस थे, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करते थे? मूव करते थे। ये जो हमारे पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है जी। टू डायमेंशनल पता चल जाएगा थोड़ी देर तक आपको। इसकी पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ऐसी एक और डेफिनेशन भी, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मतलब आम सी अगर आप डेफिनेशन इसको कह दें, वो क्या है जी? व्हेन अ बॉडी इज लॉन्च्ड एट अ सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इट फॉलोड अ पैराबोलिक पाथ, दिस टाइप ऑफ मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी। ये दो डेफिनेशनें, ऊपर वाली ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है ना। इन दोनों को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है जी। दोनों डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। ये हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन अ बॉडी इज लॉन्च्ड एट अ सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि आप बॉडी को लॉन्च करें या बॉडी को थ्रो करें एक ख़ास एंगल के साथ, ठीक है ना, या किसी भी एंगल के साथ, सम एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एट सम एंगल। और वो एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ होना चाहिए। आपने ये बॉडी को फेंका तो इसने यहाँ पे एंगल क्या बना लिया? थीटा। कितना एंगल बना लिया? थीटा, ठीक है ना। जब हम इसको फेंकेंगे तो यहाँ पे नीचे ज़मीन है, सारी अर्थ है ना। अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई करेगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉडी पहले तो ऊपर जाएगी जब तक हमारी फोर्स ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एयर फ्रिक्शन की वजह से वो इस पाथ को फॉलो करेगी। यहाँ ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद दोबारा अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोबारा वो कहाँ आ जाएगी? नीचे अर्थ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमने बॉडी को लॉन्च किया एट सर्टेन एंगल या एट सम एंगल, तो बॉडी ने एक पाथ फॉलो किया। ये जो पाथ बना है इसको हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या कहते हैं जी? पैराबोलिक पाथ, ठीक है जी। तो इस तरह की मोशन जो है वो क्या होती है? हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। क्या होती है जी? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखें टू डायमेंशनल क्यों है? अगर तो ये बॉडी बिल्कुल मूव करती एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह, या मूव करती बिल्कुल ही वाई एक्सिस के अलोंग, तो हम वन डायमेंशनल कहते हैं। अब ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह मूव कर रही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये बॉडी इस पॉइंट पे आएगी, ठीक है, ये ऊपर भी जा रही है और ये आगे भी जा रही है। ऐसे ही हो रहा है ना, ये आगे भी जा रही है और ये ऊपर भी जा रही है, मतलब ये दो डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। इसलिए ये मोशन हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या होती है? टू डायमेंशनल मोशन होती है। ये लिखा है ना, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अच्छा, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल समझ आ गया आपको? अच्छा, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ज़मीन के करीब करीब कांस्टेंट ही होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गई? यानी कि बॉडी इस एक्सेलरेशन, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इस पाथ को फॉलो कर रही है। अगर तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना हो तो ये तो सीधी चली जाए ऊपर, मतलब इसको फोर्स ज़मीन जो है वो तो अट्रैक्ट ही ना करे फिर, ठीक है ना, और वो सीधी ऊपर चली जाए तो ये पाथ तो नहीं बनेगा ना फिर इसका। समझ आ गई? वो तो सीधी ऊपर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसके बाद ये वापस नीचे आ जाती है। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है
और ये मोशन हो रही क्यों है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पे ज़मीन जो है इसको अपनी तरफ खींच रही है, इस वजह से ये मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वापस ज़मीन पे आ जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और है, द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी। जो पाथ इसने फॉलो किया है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं जी ट्रैजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी कहते हैं। आगे समझ, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशनल है, क्योंकि ये बैक वक्त आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। अगर हम इस पॉइंट पे डिफाइन करें तो ये बैक वक्त आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। आगे समझ कि नहीं आगे? ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये मोशन जो है वो 2 डायरेक्शंस में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में भी है और वर्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ये मोशन मौजूद है। और जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल वो होता है प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी। और ये पाथ बनता क्यों है? ये ज़मीन की अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से बनता है। आगे समझ यहाँ तक? ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आगे जो अपना नेक्स्ट केस है उसको स्टडी करते हैं। हमारे पास 2 केस है ना बुक के अंदर, ठीक है। तो पहला केस है व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये लिखा भी है व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि आपने बॉडी को थ्रो किया, किसी हाइट से थ्रो किया आपने, ठीक है। तो जब आप थ्रो करेंगे इसको आपने वेलोसिटी v के साथ, यानी कि जब आपने थ्रो किया उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी? v, ठीक है जी। और हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी डायरेक्शन में आपने थ्रो किया, ठीक है। लेकिन जब ये थोड़ा आगे तक जाएगी, जब आप थ्रो करेंगे तो इसके ऊपर ज़मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़मीन की वो एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो शुरू में तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। शुरू में बिल्कुल थोड़े से फासले तक सीधी जाएगी, लेकिन आगे जाके जब आपकी फोर्स का असर कम हो जाएगा, ठीक है, तो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी और बॉडी का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे समझ कि नहीं आगे? ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर ये जो हमारे पास ये सीधी लाइन है, यहाँ तक तो बॉडी की सारी वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। समझ आ गई? क्योंकि बॉडी सीधी ही जा रही है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, वी एक्स कंपोनेंट, वो तो मैक्सिमम है, ठीक है ना। सारा का सारा जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही है। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। तो इस पॉइंट पे जो वाई कंपोनेंट है वी वाई जो है वो क्या है? 0। क्या है? 0। लेकिन जब बॉडी अपनी हाइट कम करना शुरू करती है, नीचे आना शुरू करती है, तो हम किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी फाइंड करें वहाँ वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। क्योंकि बॉडी यहाँ पर, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो बॉडी यहाँ पे आगे की तरफ भी जा रही है और नीचे की तरफ भी आ रही है, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। यहाँ तो बॉडी सिर्फ आगे की तरफ जा रही थी, तो नीचे वाला कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या था? 0, ठीक है ना। यहाँ पे बॉडी आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, तो यानी कि वेलोसिटी का कुछ हिस्सा जो है वो एक्स कंपोनेंट है और कुछ जो है वो वाई कंपोनेंट। इसी तरह नीचे आप इस पॉइंट पे आप ले लें, तब भी बॉडी आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, तो वेलोसिटी का जो है वो 2 कंपोनेंट्स में वी एक्स और वी वाई। जब बॉडी इस पॉइंट बी से यानी कि अर्थ के साथ या ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेगी, उस वक्त बॉडी की सारी वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी। कहाँ पे होगी? वाई। और इस पॉइंट के ऊपर जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अब इसमें एक और बात जो काम की है, हम यहाँ पे वेलोसिटी जो है इनके एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को अलग डिस्कस करेंगे और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मोशन को स्टडी कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी मोशन है वो कैसे होगी। और ये बात याद रखें कि बॉडी ए से बी तक आने में बॉडी को कितना टाइम लगता है जी? टाइम लगता है जी टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? टी टाइम में जो है वो बॉडी जो है वो मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मोशन को ले लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ हम लिख लेते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में हमने जो एयर फ्रिक्शन है ना, एयर फ्रिक्शन को हमने निगलेक्ट किया है। समझ आ गई? एयर फ्रिक्शन
एयर फ्रिक्शन कुछ ना कुछ मौजूद होती है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे एयर मौजूद है ना, ठीक है। आप जब भी बॉल को फेंकें या किसी बॉडी को फेंकें तो एयर फ्रिक्शन कुछ ना कुछ असर डालती है उसकी मोशन पे। हमने ये अज्यूम कर लिया है या ये सपोज कर लिया है कि एयर फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो है। एयर फ्रिक्शन जो थोड़ी सी है उसको हमने नेगलेक्ट किया है, तो यहाँ लिख देते हैं कि हमने एयर फ्रिक्शन विल बी नेगलेक्टेड, यानी कि हमने उसको नेगलेक्ट कर लिया। इस सारे केस में जब हम स्टडी करेंगे तो एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब हम मोशन को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो स्टडी करते हैं तो जब ये बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कौन सी मोशन आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन आएगी ना, यानी कि बॉडी ने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फासला तय किया, लेट से वो कितना डिस्टेंस तय किया उसने, एक्स कितना डिस्टेंस तय किया। अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी पे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी पे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फोर्स एक्ट नहीं कर सकती, समझ आ गई। आप ज़मीन पे चल रहे हैं ना, तो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती, बशर्ते कि आप किसी हाइट पे जाएं तो उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको ज़मीन पे वापस ले के आती है। आगे समझ के नहीं, ये चाक मैं ज़मीन पे रख दूं, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती। हाँ, जब मैं इसको हाइट एच पे ले जाऊं तो इस पे तब फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। और दूसरी जो फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगी वो कौन सी फोर्स है जी, वो है एयर फ्रिक्शन। वो क्या है, एयर फ्रिक्शन। और एयर फ्रिक्शन को हमने निगलेक्ट कर दिया है, समझ आ गई। एयर फ्रिक्शन को हमने क्या कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। दो फोर्सेस हो सकती है ना, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, वो तो लग नहीं सकती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो लग नहीं सकती, ठीक है। और एयर फ्रिक्शन एक फोर्स है, उसको भी हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो फोर्स acting on body in horizontal direction, ठीक है, समझ आ गई। फिर कौन सी इसका मतलब है जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी नहीं है, बॉडी में एक्सेलरेशन भी, आपने लॉ पढ़ा न्यूटन का, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। जब फोर्स आप ज़ीरो कर दें, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है बॉडी का, समझ आ गई, ठीक है जी। तो a इज इक्वल टू क्या है जी, ज़ीरो। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है बॉडी की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो नहीं, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी है। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, समझ आ गई। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो आ रहा है क्योंकि कोई फोर्स जो एक्ट नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो, समझ आ गई। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना। एक्सेलरेशन क्या हम कैसे हम डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन ही ज़ीरो आ रहा है तो उसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रही, बॉडी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है vx के साथ, समझ आ गई। तो यहाँ लिख देंगे so no acceleration in horizontal motion and velocity along horizontal विच इज़ Vx। वो क्या है जी, Vx हमने कहा है ना, Vx कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, ठीक है ना, वो क्या है, इज कांस्टेंट, ठीक है जी। तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है छोटी क्लासों में, वो हमारे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है ना।
ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी जो आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सेस, वो कितना कवर किया है, एक्स कितना कवर किया है, ये आ जाएगा जी एक्स, ठीक है, या आप स्मॉल एक्स लिख लें, स्मॉल एक्स लिख लेते हैं, इसको स्मॉल कर लेते हैं जी, आगे समझ। एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, वी एक्स, क्या है वी एक्स, और टाइम कितना है टी, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया है x एक्सेस के अलॉन्ग, वो हम इस रिलेशन से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है ना। ये तो हमने अभी इसकी मोशन डिस्कस की है अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल पाथ, ठीक है ना। अब हम y एक्सिस के अलॉन्ग या वर्टिकल पाथ में इसकी मोशन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मैं ट्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। मोशन along vertical path, जब हम y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे, अब आप याद रखें हम फिर चेक करते हैं कि y एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। y एक्सिस पे बॉडी पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक लगेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता, लेकिन वर्टिकल मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है g, जिसको हम कहते हैं स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरी फोर्स कौन सी होगी, एयर फ्रिक्शन, कौन सी जी, जिसको हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, समझ आ गई, जिसको हम क्या कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि एयर फ्रिक्शन तो नहीं होगी, फिर कौन सी फोर्स बच जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन बॉडी हैज एक्सेलरेशन which is gravitational acceleration, gravitational acceleration। अब हम इसने बॉडी ने y एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको भी हम फाइंड करने के लिए, मिसाल के तौर पे यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से लेके जो a तक का डिस्टेंस है वो कितना है जी, y, कितना है y। अच्छा, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड, उसको यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास अगर हमने छोटी क्लास में जो पढ़ी थी वो क्या होती है, इस तरह होती है ना, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी ना, ठीक है। इसको अगर हम इस सिनेरियो पे अप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास s यहाँ पे किसकी इक्वल है, y के, किसकी इक्वल है, तो डिस्टेंस कवर क्या है y, और वी आई क्या है, वी वाई क्या है, क्योंकि हम अलॉन्ग द y एक्सिस अब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वाई इंटू टाइम तो t है प्लस 1/2, a की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और साथ आ जाएगा t स्क्वायर। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसमें जब हम देखें ये वी वाई जो है ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जी। अच्छा, यहाँ पे वी आई वाई लिख दें, क्या लिख दें, वी आई था ना, यहाँ पे वी आई वाई लिख दें, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जब बॉडी को हमने थ्रो किया था तो हमने बताया था कि यहाँ पे सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे, यहाँ पे सारी की सारी वेलोसिटी क्या थी, अलोंग द एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं थी। हमने लिखा था वी वाई क्या है,
0। यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट पे वी वाई क्या था और इस पॉइंट पे क्या था, वी एक्स 0 था। ठीक है, तो वी आई वाई की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो देखें ये 0 से मल्टीप्लाई कर लें आप, 0 ही आएगा, उसमें प्लस कर लें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बॉडी का डिस्टेंस कवर आएगा अलॉन्ग द y एक्सिस। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे जो हमने पिछला रिलेशन निकाला था x के लिए, वो क्या निकाला था, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, यही निकाला था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो ये दो रिलेशन जो है हमें बताएंगे कि बॉडी ने x एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया है और बॉडी ने y एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसमें मैं आपको फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जब हम x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को डिस्कस करेंगे तो हमने चेक करना है कि बॉडी पे फोर्स कितनी लग रही है। x एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 0, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लग रही। एक लगती है एयर फ्रिक्शन की फोर्स, वो हमने निगलेक्ट कर दी है। तो ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है जी, एंड बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना, विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है ना, लेकिन जब हम बॉडी की मोशन को अलॉन्ग द वर्टिकल डायमेंशन में या y एक्सिस का अलॉन्ग जो है स्टडी करते हैं, तो उसमें बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो एक्ट करता है। ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस भी, एयर फ्रिक्शन भी एक्ट करती है, लेकिन उसको हमने नेग्लेक्ट किया है। तो सिर्फ हम कंसिडर करेंगे किसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या कि ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है ना, उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये वाला आ जाएगा, और x के लिए हमने पीछे अभी फाइंड कर लिया था। समझ आ गई। इसमें अब दूसरा केस है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे।